प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 दिन की ट्रिप के लिए यूएसए गए हैं। इस ट्रिप की शुरुआत 21 सितंबर यानी कि शनिवार से हुई। इस ट्रिप में उनका इंटरैक्शन जो है वो बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स से हुआ, बहुत सारे टेक्निकल जायंट कंपनीज के सीईओ से भी उनका इंटरैक्शन हुआ। उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को भी एड्रेस किया एक मीटिंग में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की इस यूएस विजिट के क्या आउटकम्स हैं, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं और इस ट्रिप से क्या गेन हुआ है हमें। इस ट्रिप में बहुत सारे एब्सोल्यूट और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी निकल के आए, जिसमें मोदी जी क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने कभी भी किसी भी चीज़ को रूइन नहीं किया है दुनिया में। शायद ये इंडिकेशन है कि हमने हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया है और हमारे एमिशन जो है या हमारा पोल्यूटेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट का तीसरा दिन आज है। इन 2 दिनों में क्या क्या मीटिंग्स हुई उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज क्या डिस्कशन होंगे या होने वाले हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए उनकी इस यूएस विजिट को समझने के लिए। तो प्री रिक्विजिट्स में जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये 3 दिन की ट्रिप है। इस 3 दिन में बहुत सारी मीटिंग्स प्लान्ड है, बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करने वाले हैं वो। तो वो डे वाइज हम ब्रेकअप देख लेते हैं। डे 1 और डे 2 तो हो चुका है, तो इसका हम डिस्कशन भी कर लेंगे। डे 3 आज है, तो यूएसए के टाइम जोन के हिसाब से अभी ये डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले जो इंटरैक्शन हुआ डे 1 पे वो क्वाड लीडर्स के साथ था। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वाड ग्रुपिंग क्या है। तो क्वाड जो है वो 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है। जो 4 कंट्रीज है उसमें से एक इंडिया है, दूसरा यूएसए है, तीसरा जापान है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। ये जो 4 कंट्रीज हैं इन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुपिंग बनी है क्योंकि चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट प्रेजेंस हो गया था। तो हम समझेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, क्वाड क्यों बनाया गया। पर उसके पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि डे 1 पे क्वाड लीडर्स की समिट थी, तो 4 जो पावर्स हैं उनके लीडर्स ने इंटरैक्ट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ हम वो डिस्कस करेंगे। फिर उनका जो डे 2 था उसमें उन्होंने इंडियन डायस्पोरा से इंटरैक्ट किया है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर अब वो अमेरिका में रहते हैं, तो उन लोगों के साथ इंटरैक्शन हुआ उनका। उसी दिन उनका सीईओ, बहुत सारी कंपनीज के सीईओज के साथ भी इंटरैक्शन हुआ। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी शामिल हैं, एनवीडिया के सीईओ भी इसमें शामिल हैं। और डे 3 को वो जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच देने वाले हैं। ये जो समिट है वो समिट फॉर फ्यूचर है और इसकी एक थीम भी है। तो हमने देख लिया डे 1, डे 2, डे 3 में क्या क्या उनके एंगेजमेंट्स हैं। डे 1 और डे 2 में हमने क्या देखने को मिला और क्या अचीव किया वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो है इसमें हमें क्या एक्सपेक्टेड है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमें पता चल गया है कि अब मोदी जी यूएसए में गए किस कारण से हैं। नेक्स्ट जो टर्म हमें पता होनी चाहिए वो है इंडो पैसिफिक। मैंने आपको बोला कि क्वाड जो ग्रुपिंग है वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडो पैसिफिक नाम में ही 2 ओशियंस के नाम छुपे हुए हैं, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। और इस रीजन के बीच में जो कंट्रीज हैं वो सब इंडो पैसिफिक का पार्ट है। मैप से बेहतर समझ में आएगा हमें। देखिए, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच की जो कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में लाई करती हैं। इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से आप मान सकते हैं और इसका एक्सटेंड जो है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका तक जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो टर्म है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने सबसे पहले यूज की थी। ये जो टर्म है उसका प्रोमिनेंस अभी ग्रेजुअली ग्रो करता चला गया क्योंकि इस रीजन में चाइना ने बहुत ज़्यादा मिलिट्री सेटलमेंट्स कर लिए थे। बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना से रिलेटेड जो कि चाइना ने यूनिलैटरली ही हैंडल करना शुरू कर दिया था। ये जो रीजन है इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि बहुत सारी ट्रेड के यूज़ होने वाली सी लेन्स भी इस रीजन में हैं। तो ये जो रीजन है उसमें चाइना का डोमिनेंस जो है वो एक कंसर्न बन गया था। तो चाइना को काउंटर करने के लिए 4 कंट्रीज मिलकर आई और उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई जिसे हम क्वाड कहते हैं। तो क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन फॉर ऑल और सब जो है सारी कंट्रीज जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए, इस तरह का एक ग्रुपिंग बनाने की कोशिश की जा रही है क्वाड के थ्रू।
तो ये जो है ये हमें समझ में आता है, चाइना का डोमिनेंस जो है वो काउंटर करने के लिए यूज किया गया था। प्री रिक्विजिट में एक और टर्म है जो हमें समझनी होगी, वो टर्म है बायलैटरल और मल्टीलैटरल। बायलैटरल का मतलब दो एंटिटीज हैं, इसमें बायलैटरल अग्रीमेंट्स हो सकते हैं दो कंट्रीज के बीच में, बायलैटरल मीटिंग्स हो सकती है दो कंट्रीज के बीच में। तो इन जनरल इसमें दो एंटिटीज या दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मल्टीलैटरल मतलब दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होना। तो ये कॉमन टर्म्स हैं या ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम ये इंटरैक्शन और बेहतर समझ पाएं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सबसे पहले समझेंगे कि क्वाड लीडर्स समिट में क्या देखने को मिला। पहले तो ये 6th नंबर की क्वाड लीडर समिट है। नेक्स्ट ईयर जो ये क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। यहाँ पर 4 कंट्रीज के लीडर्स जो है उन्होंने इंटरैक्ट किया। ये जो इंटरैक्शन है वो यूएसए के डेलावेयर में हुआ। डेलावेयर एक जगह का नाम है। इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि क्वाड इज हियर टू स्टे, क्वाड रहने वाला है और क्वाड जो है वो इट्स ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। फिर उन्होंने फिर से इंडिया ने एक और चीज हाईलाइट की कि हम जो है क्वाड एज अ ग्रुपिंग कमिटेड है किस चीज के लिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए। अब हमें पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन बनाने का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री यूनिलैटरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेगी। जो भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स ने, उनके थ्रू ही हम उन्हें फॉलो करते हुए भी सारे इश्यूज सेटल करेंगे। और कोई भी कंट्री इतना ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रख सकती, वो एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है। इकोनॉमी को इस तरह से ग्रो करना है कि सब कंट्रीज इस रीजन का फ़ायदा उठा पाएं। तो ये जो है ये कमिटमेंट है क्वाड की और उसे ही उन्होंने फिर से रीइटरेट किया है। यहाँ पर एक और इनिशिएटिव देखने को मिला, उसका नाम है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है इसको लेके बात हुई है कि इस इनिशिएटिव में कैंसर को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है, कैंसर का बेटर डायग्नोसिस हो सके, बेटर ट्रीटमेंट हो सके, उस बारे में बात हुई है। इस इनिशिएटिव में एक पर्टिकुलर कैंसर का ज़्यादा प्रोमिनेंस देखने को मिल रहा है और वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को लेके ये इनिशिएटिव हुआ है अभी। इस कैंसर इनिशिएटिव में यूएसए ने भी कंट्रीब्यूट किया है, सारी क्वाड कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है। इस कैंसर इनिशिएटिव में इंडिया ने भी $7.5 बिलियन का ग्रांट दिया है, सॉरी $7.5 मिलियन का ग्रांट दिया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर हमें इस तरह का इनिशिएटिव क्वाड समिट में देखने को मिला। क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन बनाने के लिए है, या फिर आम भाषा में बोले तो चाइना का जो ग्रोइंग प्रोमिनेंस है उस रीजन में उसे कर्ब करने के लिए ये ग्रुपिंग बनी है। दिस वॉज द आउटकम ऑफ क्वाड लीडर्स समिट। अब हम डे 2 की तरफ जाते हैं जिसमें इंटरैक्शन हुआ था इंडियन डायस्पोरा से। डायस्पोरा का मतलब हमें पता है, इनको या इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे हाईलाइट करते हुए मोदी जी ने बोला कि उनके लिए एआई सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उनके लिए एआई का मतलब अमेरिकन इंडियन स्पिरिट भी है, जिसमें ये जो बरकरार रखने के लिए इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बोला कि इंडियन डायस्पोरा के कारण ही यूएस और इंडिया के टाइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। सो मच सो कि इस समिट में जो बाइडन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोदी जी को अपने होम टाउन वाले घर पर बुलाया था इनवाइट करने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि यूजुअली व्हाइट हाउस इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के इंटरैक्शंस के लिए, पर किसी प्रेसिडेंट, जो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट अगर आपको उसका होम टाउन का घर दिखाए तो अपने आप में बहुत ही हार्ट वार्मिंग इनिशिएटिव हो जाता है। तो इसके लिए मोदी जी ने क्रेडिट दिया इंडियन डायस्पोरा को और उनके कंट्रीब्यूशन को जो अमेरिका में वो कर रहे हैं। यहाँ पर और भी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने एक गुड न्यूज़ दी इंडियन डायस्पोरा को कि यूएसए में अब 2 नए और कॉन्सुलेट्स ओपन किए गए हैं। जो रीजन है जहाँ पर वो खोले गए हैं वो है बॉस्टन और लॉस एंजलिस। ये अनाउंसमेंट इसी मीटिंग में की गई थी। तो अब टोटल वहाँ पे 8 कॉन्सुलेट्स हैं। कॉन्सुलेट्स जो ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे आप वीज़ा रिलेटेड या फिर इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए जा सकते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम कि अब ये और ज़्यादा अवेलेबल है यूएसए में। देन जो डिस्कशन हुआ वो इसके अराउंड भी हुआ कि इंडिया जो है वो एक एस्पिरेशनल कंट्री बन गया है। इनके एआई जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर अमेरिकन इंडियन स्पिरिट नहीं, एक एस्पिरेशनल इंडिया को भी रिफ्लेक्ट करता है। एस्पिरेशनल इंडिया जो है उसने बहुत सारे
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स देखे हैं, जैसे मेट्रो जो है वो बहुत सारी सिटीज़ में अब हो गई है, या फिर एयरपोर्ट के नंबर्स भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए हैं। इंडिया जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन में भी बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने इस तरह की बातें भी की कि इंडिया 6G पे भी बहुत काम कर रहा है। तो उन्होंने सारे एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स इंडिया के बताए ताकि इंडियन डायस्पोरा भी इस चीज़ में प्राउड ले सके। मेड इन इंडिया 6G इनिशिएटिव, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो भी उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया में अब लोगों के फ़ोन में ही वॉलेट बन गया है, हम कैशलेस इकोनॉमी बहुत अच्छे से देख सकते हैं इंडिया में। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही उसके लिए एक प्रायोरिटी नहीं है। वहाँ के ह्यूमंस को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके, इस पे भी इंडिया फोकस कर रहा है। तो ओवरऑल इस मीट में उन्होंने इंडिया के अचीवमेंट्स भी बताए, इंडिया के एस्पिरेशंस भी डिस्कस किए, और इंडियन डायस्पोरा का कॉन्ट्रीब्यूशन भी रिकॉग्नाइज किया। आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन उनका हुआ वो टेक जायंट्स के साथ हुआ। बहुत सारे CEO से उनका इंटरेक्शन हुआ, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया कि इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया में आप शुरू कर सकते हैं, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में डिस्कशन हुआ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स के बेसिस पे हुआ। ये जो है इंडिया ग्लोबल हब ऑन सेमीकंडक्टर्स भी बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको जो भी टेक जायंट्स हैं उनके साथ मिलके इंडिया के लिए पॉलिसीज प्रोग्राम करनी पड़ेगी, एक प्लान चॉक आउट करना पड़ेगा, और ये इंटरेक्शन उसी दिशा में था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टेक जायंट्स से पूछा कि इंडिया में ये चीज़ें कैसे अच्छे से कर सकते हैं हम। उन्हें इनवाइट भी किया कि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंडिया इज़ ओपन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड है। मूविंग फॉरवर्ड, एक और इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ इसमें। ये जो 2-3 दिन के मीटिंग्स हैं उसमें मेन मीटिंग्स तो हमने डिस्कस कर ली, बहुत सारी साइडलाइंस पे बायलैटरल मीटिंग्स भी चलती रहती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी इंटरैक्ट किया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से भी इंटरैक्ट किया। वहीं उनका एक इंटरैक्शन हुआ पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से। पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से इंटरैक्शन में उन्होंने याद दिलाया कि इंडिया वन ऑफ द अर्ली कंट्रीज हैं जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया जो है वो सिंपैथाइज करता है पैलेस्टीन के कॉज को, और इंडिया जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन में विश्वास करता है। अब 2 स्टेट सोल्यूशन क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में थोड़े दिन पहले ही इजराइल के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास करने की बात की गई थी, जिसमें बोला गया था कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीन वाला एरिया खाली कर दे विद इन 12 मंथ्स। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज फेवर में थी, बहुत सारी कंट्रीज अगेंस्ट में थी, पर इंडिया ने इस टॉपिक पे वोट करने से पीछे हट गए। तो वहाँ पर हमें शो होता है कि हम एकदम प्रो पैलेस्टीन स्टैंड नहीं ले रहे थे, पर इस मीटिंग में उन्होंने पैलेस्टीन की तरफ एक अच्छा मोटिवेशन दिखाया है कि पैलेस्टीन का कॉज जो है वो इंडिया उसे सपोर्ट करता है। तो ये पॉलिसी स्टैंड थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ चला जा रहा है। उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो पैलेस्टीन के पीपल को सपोर्ट करता है, और उन्होंने कंसर्न भी दिखाया कि जो गाजा में चल रहा है वो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और इसका सल्यूशन क्या है, 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट का मतलब है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। अभी सिर्फ इजराइल एग्जिस्ट करता है और पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो वे फॉरवर्ड है, ताकि यहाँ पर शांति और पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। और इन्होंने याद दिलाया कि इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था। तो ये जो स्टैंड है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट हुआ है, जिसमें हमने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है। हमने हिस्टोरिकली पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, पर इस टाइम जो इजराइल में चीज़ें अनफोल्ड हो रही थी तो उसमें हमारा थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड था, या फिर हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो अब हमने पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट को बताया है कि इट्स कंसर्निंग। नेक्स्ट जो इवेंट है वो आज है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक समिट है, समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें मोदी जी स्पीच देने वाले हैं। ये जो समिट है उसकी थीम है मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो।
अब ऐसा है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो नेशनल बॉर्डर के विद इन कन्फाइंड नहीं है, सिर्फ एक कंट्री या दो कंट्री के मिलने से ये सॉल्व नहीं होंगी। हमारे इश्यूज जो हैं वो मल्टीलैटरल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को हटाना है या क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना है तो किसी एक कंट्री के एमिशन कंट्रोल करने से नहीं होगा, सबको यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा। सिमिलरली टेररिज्म काउंटर करना है तो अगेन सब कंट्रीज को मिलकर करना पड़ेगा। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेशनल बॉर्डर के विद इन नहीं है। पैंडेमिक को भी कर्व करने के लिए मल्टीलैटरल सोल्यूशन लगे थे। तो ये थीम है जिस पे स्पीच होने वाली है। तो हमें ये डिस्कशन देखने को मिलेगा कि किस तरह की बातें इस मीटिंग में हुई हैं या इस समिट में हुई हैं। और भी बहुत सारी बायलैटरल या मल्टीलैटरल मीटिंग्स होंगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का समिट है तो बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पर है अवेलेबल। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और इंडियन लीडर्स के लिए कि आप इंटरैक्ट करें, आप इंडिया में लोगों का इंटरेस्ट जगाएं, अपने एस्पिरेशंस क्लियर आउट करें और कंट्रीज से एक अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज देखने को मिले। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, टू डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।